आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रासेल्यूलर डोमेन। इंट्रासेल्यूलर डोमेन क्या होता है? बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स के, यानी लाइगेंड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। बेसिकली जो ये लाइगेंड है वो कहाँ जाके बाइंड करता है? इनसाइड द सेल। क्यों इनसाइड द सेल? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो है और ये इजीली लिपिड सॉल्यूबल है। इसीलिए इसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनसाइड द सेल। ऐसे कौन से लाइगेंड्स हैं जिसके रिसेप्टर इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं? हमारे जितने भी स्टेरॉइड डिराइव्ड हॉर्मोन्स हो गए, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गए, विटामिन डी हो गया, ये सारे बेसिकली लाइगेंड्स के जो रिसेप्टर्स है वो इनसाइड होंगे। फिर हमारे T3 T4 हो गया, रेटिनॉइड्स हो गया। तो ये सब के जो रिसेप्टर्स होंगे वो बेसिकली कहाँ होंगे? इनसाइड द सेल। और ये क्यों इनसाइड द सेल होंगे? क्योंकि ये इजीली लिपिड सॉल्युबल है, इजीली लिपिड मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और आज हम पूरा इंट्रासेल्युलर डोमेन खत्म कर रहे हैं और आज का ये लास्ट वीडियो है, उसमें हमारा सेल सिग्नलिंग आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। The progesterone, testosterone, vitamin D, glucocorticoids, aldosterons, and estrogen. Basically, all are the steroid-derived hormones are considered as a ligand here. Are the lipid soluble? They all are lipid soluble, and their receptors were present inside the cell. T3, T4 retinoids. फिर हमारे जो स्टीरॉइड्स है, अभी हम स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्टीरॉइड्स हो गए, T3 हो गया, T4 हो गया, विटामिन डी हो गया। ये जो सबके रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होंगे? हमारे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में प्रेजेंट होंगे। हमारा स्टीरॉइड्स हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, हमारा फिर विटामिन डी हो गया। इन सबके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। इन सबके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। अभी कुछ T3 के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, वो और रेटिनॉइड्स, और वो उनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो उनके रिसेप्टर्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या है? रिसेप्टर है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? रिसेप्टर है। और ये क्या है? रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है हमारी। ये जो है वो क्या है? रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। सपोजिंग आप मान लो यहाँ, और यहाँ पे जो ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं? हीट शॉक प्रोटीन। और ये जो एंड एंगल जो किया है, यानी ऐसा कुछ दिखाया है, वो क्या है? यानी यहाँ पे बीच में हमारा जिंक होता है और उसके जो आजू बाजू होते हैं उसमें 4 रेसिड्यूज ऑफ साइटोसिन होते हैं। और इसको हम जिंक फिंगर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जिंक फिंगर रिसेप्टर भी हम बोल सकते हैं। बट क्या होता है, यहाँ पे ऐसे जिंक होता है, यहाँ पे साइटोसिन हो गया, यहाँ पे साइटोसिन हो गया, यहाँ पे साइटोसिन हो गया, और यहाँ पे साइटोसिन हो गया, और ये बीच में जिंक है। ठीक है। अभी ये जो हमारा रीजन है, ये जो रीजन हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बाइंडिंग साइट। और ये डीएनए बाइंडिंग साइट को जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? हमारा हीट शॉक प्रोटीन होता है, जो डीएनए बाइंडिंग साइट को प्रोटेक्ट करता है। जब ये इनएक्टिव होता है तो ये प्रोटीन होता है। ठीक है, अभी ये जो डीएनए बाइंडिंग साइट को जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा प्रोटीन है? हमारा हीट शॉक प्रोटीन। जब भी यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड आगे बाइंड करेगा तो ये हीट शॉक प्रोटीन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और ये जो रिसेप्टर है वो ट्रांसलोकेट किस में हो जाएगा? ये ट्रांसलोकेट हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस। अभी ये डीएनए बाइंडिंग जो साइट है वो यहाँ के डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करेगी। और वो स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं? वो स्पेसिफिक साइट को हम एनहांसर रीजन बोलते हैं। और एनहांसर रीजन में क्या होगा? अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए होगा। अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए से क्या बनेगा? प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए से क्या करे? यानी वो एमआरएनए मैच्योर होगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या बनाएगा? हमारा एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये उसके फंक्शंस है। अभी हम पढ़ देख लेते हैं।
एनहांसर रीजन यानी ये जो स्पेसिफिक साइट पे जाके डीएनए बाइंडिंग साइट ने अपना फंक्शन दिखा है, वो स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए वी कॉल्ड इट एनहांसर रीजन। इसने यहाँ से अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया, प्री एमआरएनए बनाया, प्री एमआरएनए से एमआरएनए बना, राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट हुआ और उसने क्या बनाया, न्यू प्रोटीन। और ठीक है, अभी डीएनए बाइंडिंग साइट was been covered by HSCP heat shock protein. Zinc binds with four residues of cysteine and it also called as zinc finger. Once the ligand bind with the receptor and it removes the HSP, and once the HSP is removed they become active and we called it DNA binding domain. ठीक है, and some part of DNA binding domain we called it enhancer region. Means, and what is the enhancer region? A DNA binding domain is going to interact with a specific part of DNA, and that specific part of DNA we called it enhancer region. And enhancer region lead to the unfolding of DNA, and the transcription process initiates, and first it makes the pre-mRNA and forms, and then pre-mRNA undergoes the maturation, forms the mRNA, comes into the cytoplasm and interacts with ribosomes and lead to the translation and eventually lead to the formation of new protein. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टीरॉयड मेटाबोलाइट्स है, स्टीरॉयड डिराइव्ड जो लाइगेंड्स है, उसके हम एग्जांपल्स दो तीन देखते हैं कैसे ये वर्क करता है हमारे डेली लाइफ में। ये हमारे पास सर्कुलेटिंग सिस्टम है, इसमें हमारे पास विटामिन डी है और विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं, विटामिन डी की जो ये ये जो है हमारा एक्टिव फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अभी ये कोलीकैल्सिफेरॉल कहाँ जाएगा, हमारे जो म्यूकोजल सेल ऑफ जीआईटी है यहाँ, वहाँ पे सर्कुलेटिंग के सिस्टम के थ्रू ये म्यूकोजल सेल में जाएगा और वहाँ पे विटामिन डी के रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा, और विटामिन डी रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा और उसने वहां पे जाके डीएनए बाइंडिंग डोमेन ने एनहांसर रीजन के साथ रिएक्ट किया और एमआरएनए बनाया, और एमआरएनए एक स्पेशल प्रोटीन बनाया। वो स्पेशल प्रोटीन को हम क्या बोलते है, वो प्रोटीन हमारे जो म्यूकोजा, वो जीआईटी में जो ल्यूमन से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन का यानी जो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन पहले 10 में से 3 होता था, बट ये प्रोटीन फॉर्मेशन की वजह से वो 10 में से अभी 7 होता है। यानी प्रोटीन ये प्रोटीन क्या करता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन ऑफ जीआईटी के ल्यूमन से बढ़वाता है, यानी कैल्शियम यहाँ से यहाँ अंदर आना शुरू करेगा। देखो, इसने एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाया और प्रोटीन में यहाँ पे हमारे जो जीआईटी के ल्यूमन में कैल्शियम बहुत ज्यादा था उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा के फिर वापस सर्कुलेटिंग सिस्टम में भेज दिया। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली क्या किया, यहाँ पे वाइट ये जो रिसेप्टर है, यहाँ पे विटामिन डी आया, यहाँ से हीट शॉक प्रोटीन चला गया, यहाँ पे जो एनहांसर रीजन था वहाँ पे जाके इन दोनों ने इंटरेक्शन की, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए प्रोटीन बनाया, और वो प्रोटीन स्पेशल टाइप के थे, वो ल्यूमेन में से ल्यूमेन ऑफ जीआईटी से कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़वाते थे। और यहाँ पे जो म्यूकोजल सेल में ऑफ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया और ये म्यूकोजल सेल ने वापस किसको भेज दिया, कैल्शियम circulating system में। ठीक है, 125 dihydroxy cholecalciferol is there in circulatory system। 1,25 dihydroxy cholecalciferol is active form of vitamin D, and vitamin D enters into the mucosal cell of GIT, and vitamin D binds with the receptor and present on the mucosal cell. We called it vitamin D binding receptor, and after binding vitamin D, the heat shock protein is removed, and they both are translocated themselves into the nucleus, and they are going to work on specific gene, and we called it specific gene enhancer region, and lead to the formation of mRNA and mRNA to the protein. And this protein was very special type of protein, and this protein were calcium binding protein. This protein was calcium binding protein, and this protein helps the calcium shift from GIT lumens towards the cell, and eventually the calcium goes back to the circulation.
लेशन। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है वो प्रेजेंट कहाँ है हमारे। एल्डोस्टेरॉन हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है। एल्डोस्टेरॉन हमारे प्रेजेंट है सर्कुलेटिंग सिस्टम में। एल्डोस्टेरॉन अभी सर्कुलेटिंग सिस्टम के से जाएगा कहाँ पे, नेफ्रोजेनिक सेल, और सॉरी नेफ्रोजेनिक प्रिंसिपल सेल ऑफ नेफ्रोजेनिक, यानी नेफ्रॉन प्रिंसिपल सेल जो प्रेजेंट है नेफ्रॉन में, वहाँ पे एल्डोस्टेरॉन हमारा बेसिकली जाएगा। वहाँ पे जाके एल्डोस्टेरॉन बाइंड करेगा एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर्स के साथ, और ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और एनहांसर रीजन दोनों क्या होंगे, रिएक्ट होंगे, और रिएक्ट होके क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स बनाते हैं। ये प्रोटीन चैनल्स क्या है, बेसिकली सोडियम रीएब्जॉर्प्शन चैनल्स। यानी जो हमारे नेफ्रॉन, ये जो एल्डोस्टेरॉन क्या बनाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ सोडियम आयन चैनल्स होते हैं। और मैक्सिमम सोडियम का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। जितने के नंबर ऑफ चैनल्स के प्रोटीन ज्यादा, उतना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आया, बाइंड किया, ये दोनों ने रिएक्ट किया और इसने एमआरएनए बनाया, और एमआरएनए क्या बनाया, स्पेशल टाइप्स ऑफ सोडियम चैनल्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। Another steroid hormone, that is aldosterone, it enters into the principal cell of nephron, and where it binds with a different type of receptor, and this receptor will not bind with डीएनए, मीन्स ये जो एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर है, इसीलिए ये डोंट नॉट बाइंड विथ vitamin D, it binds only with aldosterone, and after binding with HSP, after binding the HSP, yani heat shock protein is lost, and they are translocated themselves into the nucleus, and they react with enhancer region, and mRNA translate into a special type of protein, and the protein is sodium channels, and the sodium channels were planted into the cell membrane, and if the channel is more in number, so there is massive reabsorption of sodium followed by वाटर। अभी हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं T3 का। T3 हमारे सर्कुलेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट है, यहाँ पे आएगा, T3 रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा, ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इसने क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, और इसने क्या बनाया, एमआरएनए बनवाया, और एमआरएनए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाया, और वो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। अ, हमारा दूसरी जो चीज है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक गैस है। वो यूजुअली हमारे बॉडी में 5 सेकेंड्स तक वो रिएक्ट करती है। वो कौन कौन से सेल्स है हमारे, और यानी बेसिकली एक गैस है। अब ये गैस कौन कौन प्रोड्यूस करता है, एक तो मैक्रोफेज हो गया, न्यूरॉन्स हो गए, और एंडोथेलियल सेल्स हो गए। ठीक है, मैक्रोफेज ये सेल्स को क्यों प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल साइडल और ट्यूमरिसाइडल केमिकल। न्यूरॉन्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, पीएनएस में पिनाइल इरेक्शन यानी पेनिस का इरेक्शन, और सीएनएस में शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। एंडोथेलियल क्यों प्रोड्यूस करते हैं, एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड करते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बेसिकली हमारे बॉडी में जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन बाइंड करता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एंजाइम के साथ। ये हमारे पास आर्जिनिन है, ये मेरे पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। ये दोनों ने बाइंड किया, और नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रोल ये दो प्रोड्यूस हुए। हाउ द नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन नर्व एंडिंग और एंड इन एंडोथेलियल सेल, द arginine is going to act on enzyme we call the, what is the name of that enzyme is nitric oxide synthesis, and produces नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सिट्रोल। ठीक है, अभी नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बाहर आता है, हमारे जो रिएक्शंस करवाने होते हैं उसमें बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी पहले एक बार देख लेते हैं। कौन से ड्रग्स में प्रेजेंट होता है। तो वो कौन से ड्रग है हमारे, GTN
ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, आइजोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और हमारे पास कौन सा है, नाइट्रो प्रूसाइड। हमारे पास क्या है, GTN, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, आइजोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, ये हमारे पास तीन ड्रग है। उसमें हमारे ये ड्रग्स आप लेते हो तो उसमें क्या है, नाइट्रो ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। एंडोथीलियल एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से बाहर आता है? द नाइट्रिक ऑक्साइड कम्स फ्रॉम टू पार्ट्स। नर्व एंडिंग मीन्स न्यूरॉन एंडिंग से जो एडवेंटिशिया में वो आता है, एडवेंटिशिया। द नर्व एंडिंग रिलीज इज द नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम एडवेंटिशिया। और दूसरा हमारा क्या हो गया, एंडोथीलियल सेल रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम एंटीमा। यानी ये बेसिकली ये जो सेल है, यहाँ से जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है एंडोथेलियल सेल में, ये जो पोजीशन है इसको हम एंटीमा बोलते हैं। एंटी और एंडोथेलियल सेल रिलीजिंग द नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम द एंटीमा एंड एडवेंटिशिया। दो पार्ट हो गए, एंडोथेलियल सेल और एडवेंटिशिया। जो नर्व एंडिंग रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम एडवेंटिशिया होता है, और एंडोथेलियल सेल्स रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम इंटीमा पोजिशन। ठीक है। अभी बेसिकली यहाँ के जो न्यू नर्व एंडिंग पोर्शन है, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड आया, ये हमारे पास गुआनालाइल साइक्लेस है, उसके साथ जाके बाइंड किया। गुआनालाइल साइक्लेस क्या करता है, GDP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक GMP को, और ये साइक्लिक GMP किसको स्टिमुलेट करता है, प्रोटीन काइनेस जी को। और प्रोटीन काइनेस जी का लेवल बढ़ गया तो इसने फॉस्फोराइलेट किया किसको, MLC को, यानी मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस। हम जब भी किसी को भी फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट। बट इसका फीचर क्या है, ये इनएक्टिव हो जाता है। MLCK क्या हो जाता है, inactive। when it was phosphorylated, the MLCK becomes inactive। ठीक है, ये जो इनएक्टिव हो गया, इसने अभी ये इनएक्टिव हो गया तो क्या करेगा, जो फॉस्फो जो बेसिकली हमारे जो स्मूथ मसल का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन जो, और ये स्मूथ मसल का हमारा क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। स्मूथ मसल्स का क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। ये जो MLCK का फॉस्फोराइलेशन हुआ उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे जो स्मूथ मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए। और ये दूसरी चीज क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन पार्टिसिपेशन इन कॉन्ट्रैक्शन, उसको भी डिक्रीज कर देता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्शन में जो फॉस्फोराइलेशन जो प्रोटीन के जो फंक्शन है उनको भी ये रिड्यूस करता है। और ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। और स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गए तो हमारे जो हमारे जो एट्रियल का क्या होगा, डायलेशन, एट्रियल का डायलेशन हो गया तो ब्लड फ्लो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। और पिनाइल इरेक्शन में मेन चीज क्या होती है, पिनाइल इरेक्शन में बेसिकली मेन चीज क्या होती है, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और रिजिडिटी मेंटेन होनी चाहिए। During penile erection, the release of nitric oxide in adventitia by the neurons, and this nitric oxide enters into the vascular smooth muscles and reacts with guanylyl cyclase and converts the GDP to cyclic AMP and lead to the activation of protein kinase G and protein kinase G lead to the phosphorylation of MLCK myosin light chain kinases, and when they get phosphorylated they were inhibited, and also they were inactive, inhibited in their functions, and that result in smooth muscles relaxation। Basically कौन सा प्रोसेस होता है, decrease in phosphorylation of the protein participant in contraction, and that will lead to the relaxation of atrial smooth muscles and leads to the atrial dilation and leads to the atrial dilation। स्मूथ मसल प्रेजेंट इन, देखो अभी जो स्मूथ मसल्स है वो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन डीप कैवर्नोसा ऑफ पेनिस, और स्मूथ मसल्स विच आर सराउंडेड सराउंड
means around the sinusoidal area of corpus cavernosa of penis. They both have lots of smooth muscles, and these smooth muscles supplied by the special nerve ending. And in male, when the human male is excited sexually, this nerve end supplies the nitric oxide to support to the smooth muscle, and this smooth muscles relaxes and the vessels would become dilated and increases the blood flow in male organs and lead to the rigidity. अभी जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो उसमें क्या सिचुएशन होती है कि हम वाइग्रा की ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम वाइग्रा के ड्रग्स दे देते हैं, तो इसका बेसिकली ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गुआनासाइल साइक्लेस से बाइंड हुआ कन्वर्ट किया जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में, बट ये जब हाई अमाउंट ऑफ साइक्लिक जीएमपी होता है वो अपने आप में ही ब्रेक होते जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो साइक्लिक जीएमपी का जो हाई अमाउंट है वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है जीएमपी में। जो पेशेंट हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला होगा उसमें से पहले से ही नाइट्रिक ऑक्साइड कम आ रहा होगा या बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा, यानी जिसमें कम आ रहा होगा, ठीक है, तो वो जो कम आ रहा होगा नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से, तो वो साइक्लिक ईएमपी में मांड मांड यानी बहुत ही कम कन्वर्ट हो पा रहा है, बट उसमें से भी साइक्लिक जीएमपी में से क्या हो रहा है कि वो कन्वर्ट हो रहा है जीएमपी में। वो क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जीएमपी में। तो फिर वो आगे के जो प्रोसेस है कॉन्ट्रा इरेक्शन के वो हो ही नहीं पा रहे। तो अभी ये क्या करेगा, जो वाइग्रा के जो ड्रग्स है यानी ये जो साइक्लिक जी सीएमजीपी है उसको जीएमपी में से कन्वर्ट होने के जो एंजाइम है उसको ही इनहिबिट कर देगा। अभी देखो इसको ही इनहिबिट कर दिए तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल तो बढ़ने ही वाला है। साइक्लिक जीएमपी का लेवल जो बढ़ेगा तो फिर हमारा जो एमएलसी मायोसिन लाइट चेन काइनेस प्रोटीन है वो फॉस्फोराइलेटेड होगा और डायलेशन करवा देगा एट्रियल का, ठीक है। बट ये अमाउंट में डिक्रीज हो गया और तो फिर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये फॉस्फोराइलेटेड नहीं होंगे, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे स्मूथ मसल्स के वही रहेंगे, ठीक है। इन मेल द इरेक्टाइल dysfunction, the Viagra, the drug is provided, and the Viagra related drugs, which are the active, which are coming with in active ingredients of sildenafil, 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 which is an uh, sildenafil. It is an ingredient. Sildenafil. It is an ingredient, or it is also coming with ये जो ड्रग है जो वाइग्रा में जो कंपोनेंट होता है वो उसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है, स्लाइडेनाफिल, यानी एक इंग्रेडिएंट है पूरी वाइग्रा। और ये स्लाइडेनाफिल एक ड्रग भी आती है, इज गोइंग and work in very different ways. Cyclic GMP is going to be destroyed in GMP by enzyme called phosphodiesterase type 5। अभी ये जो साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है हमारा, साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस टाइप 5। अभी जो ये जो वाइग्रा की ड्रग होगी और या वाइग्रा रिलेटेड ड्रग होगा ये स्लेंडेनाफाइल को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, यानी इनहिबिट कर देगा तो जीएमपी फॉर्म ही नहीं होगा और हमारे बॉडी में क्या होगा, कंपोनेंट। तो वाइग्रा में जो एक एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपोनेंट आता है वो उसका नाम क्या है, स्लेंडेनाफिल। मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, आप गूगल पे देख सकते हो, उसका स्पेल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। Is going to work in very different way, and it inhibits the diestrase type 5, and it will reduce the activity of breaking down of cyclic GMP to GMP, and it will lead to prolonged phosphorylation of MLCK, and that will lead to the prolonged failure of contraction of proteins। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये जो पूरी हमारे पास जो है वो क्या है, सर्कुलेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, लिवर है, और इसके अंदर हमने हेपेटिक सेल को हमने लॉन्ग करके हम लोग अभी देखने वाले हैं। पहले इसको हम साथ बाय साथ पढ़ते हैं और देखते हैं। अभी ये एलडीएल लीवर के सर्कुलेटिंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है विथ एप्लियो प्रोटीन्स, यानी जो इसके साथ जो 100 में लिखा है वो कौन से प्रोटीन्स है, एपाइलो प्रोटीन्स।
वो कौन से प्रोटीन्स है हमारे पास? एपाइलो प्रोटीन्स। ठीक है। 100 is present with LD, and this and in circulating system, in hepatic cell there is the some pits are present। ये कहाँ, ये हमारी क्या है, पिट्स। अभी ये यहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, यहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, और अंदर उनके पास कैलेथ्रिन कोटेड प्रोटीन्स, यहाँ पे कैलेथ्रिन प्रोज, यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है हमारे, क्लेरिथ्रिन है। अभी यहाँ पे जैसे वो जाके बाइंड किया, इसने क्या किया, एंडोसाइटोसिस, यानी उसने पूरा का पूरा ही खींच लिया है, यानी पूरा का पूरा ही इसने यहाँ पे ले लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, क्लेरिथ्रिन कोटेड प्रोटीन्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, क्लेरिथ्रिन कोटेड प्रोटीन। ठीक है। ये भी क्या है, क्लेरिथ्रिन कोटेड। और अभी ये जो ये ये एंडो आफ्टर एंडोसाइटोसिस ये क्या बन गया, पूरा सर्कल बन गया। यहाँ पे हाफ था और ये पूरा अंदर आके क्या बन गया, सर्कल बन गया। अभी ये जो सर्कल बन गया उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरिथ्रिन कोटेड वेसिकल्स। अभी इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरिथ्रिन कोटेड वेसिकल्स। अभी यहाँ पे एक कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो वेसिकल्स क्या कराते हैं, प्रोटॉन एटीपीएस करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, प्रोटॉन एटीपीएस के जो चैनल्स है वो करवाते हैं। और ये इसमें क्या कर देते हैं, एसिडिफाइड कर देते हैं। और एसिडिफाई कर दिया तो क्या हो गया पता है, ए एलडीएल एलडीएल एक साइड पे आ गया, एलडीएल के 4 मॉलिक्यूल एक साइड पे आ गए, और 4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर के दूसरी साइड चले गए। जैसे कि ऐसा हो गया, ये यहाँ पे क्या आया, बेसिकली यहाँ पे हमारे प्रोटॉन यानी एसिडिफाई करवा दिया हमने, प्रोटॉन का लोड करवा दिया प्रोटॉन एटीपीएस के थ्रू। और ये पूरा आ गया। और ये जो बना ना हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोजोम। और इसका दूसरा नाम क्या है, CUDL, यानी कपल कंपार्टमेंट अनकपलर रिसेप्टर लाइगेंड। इसको CURL भी बोलते हैं। प्राइमरी एंडोजोम को क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट ऑफ अनकपलिंग रिसेप्टर एंड लाइगेंड। ठीक है। और ये जो प्राइमरी एंडोसोम बना, उसमें जो क्लेरिथ्रिन कोटेड जो प्रोटीन्स थे, यहाँ पे जो कोटेड प्रोटीन्स थे, यहाँ पे कुछ सपोजिंग मान लो 100 प्रोटीन्स थे, तो यहाँ पे कुछ जाके 60 हो गए, 40 कम हो गए। क्यों कम हो गए, अभी इसका जो होगा वो 4 रिसेप्टर एक जगह पे आ गया, 4 रिसेप्टर वापस अपनी जगह पे आ गए। अभी ये जो क्लैरिथ्रिन कोटेड प्रोटीन है ना, ये जो रिसेप्टर वाले मॉलिक्यूल्स वापस मेम्ब्रेन के और जाएंगे और पिट्स बनाएंगे, और वापस क्लैरिथ्रिन प्रोटेड क्या हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे। बट जैसे ही प्राइमरी एंडोसोम बना तो क्या हुआ कि इसने हमारे क्लैरिथ्रिन प्रोटीन्स जो थे उसने कम कर दिए। जो पहले 100 थे उसके 60 कर दिया। बट जैसे ही वो एटीपी प्रोटॉन एटीपीएस आया, उसने रिसेप्टर को और एलडीएल को दोनों में अलग किया, और रिसेप्टर वाले मॉलिक्यूल वापस जाके कहाँ पे बाइंड करेंगे, वो वापस जाके मेम्ब्रेन पे बाइंड करेंगे, और वापस 100 प्रोटीन्स हो जाएंगे। ठीक है। अभी ये जो एलडी रिसेप्टर्स तो चले गए पिट्स पे, बट जो अभी एलडीएल है वो एज इट इज वहां के पे वहां ही रह गया। अभी एलडीएल क्या करेगा, अभी लाइजोसोम आएगा। लाइजोसोम आएगा, वो एलडीएल को ब्रेक करेगा इनटू फ्री कोलेस्ट्रॉल, एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीजेस इन द साइटोसोल, एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल इज रिलीजेस इन साइटोसोल। अभी लाइजोसोम आया, उसने ब्रेक किया एलडीएल को, और फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज हुआ। ये जो प्रोसेस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एंडोसोम। अभी ये जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो इनहिबिट करेगा, एक एंजाइम को इनहिबिट करेगा, सो दैट द लीवर विल नॉट मेक देयर ओन कोलेस्ट्रॉल। वो एंजाइम का नाम क्या है, HMG CO रिडक्टेस। यानी HMG CO रिडक्टेस को ये जाके इनहिबिट करेगा और बोलेगा कि भाई तू कोलेस्ट्रॉल मत बना लीवर में, मेरे पास ऑलरेडी ही कोलेस्ट्रॉल है। बेसिकली अभी क्या हमने अभी तक देखा है वो देखते हैं। एलडीएल आया, बाइंड किया हिपेटिक सेल के पिट्स में जाके,
हिपेटिक साइल के पीठ के पीछे यहाँ पे क्या था, क्लेरिथ्रिन प्रोटीन्स थे। अभी ये पीट्स ने क्या किया, ये लाइगेंड को पूरा ही एंडोसाइटोसिस कर लिया। एंडोसाइटोसिस होने के बाद क्या, सब जगह पे क्लेरिथ्रिन 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 लग गए। अब ये पूरी जगह पे क्लेरिथ्रिन क्लेरिथ्रिन लग गए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेरिथ्रिन वेसिकल्स। अभी ये क्लेरिथ्रिन वेसिकल्स आ गए। अभी ये दो क्लेरिथ्रिन वेसिकल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोसोम। और सी यू आर एल का फुल फॉर्म क्या है, कंपार्टमेंट अनकपलिंग रिसेप्टर लाइगेंड। अभी यहाँ पे ये जो प्राइमरी एंडोसोम बना, उसमें क्लेरिथ्रिन प्रोटीन्स क्या थे, बहुत ही कम थे। ठीक है, क्लेरिथ्रिन प्रोटीन्स यहाँ पे क्या थे, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट थे। और अभी ये प्रोटॉन एटीपीएस, सम वेसिकल्स प्रेजेंट होते, तो उसने क्या किया, प्रोटॉन एटीपीएस को स्टिमुलेट किया, और जो प्राइमरी एंडोसोम था उसको क्या कर दिया, एसिडिफाइड। और ये रिसेप्टर वाला पूरा अलग कंपार्टमेंट हो गया, और एलडीएल वाला पूरा अलग कंपार्टमेंट हो गया। अभी ये रिसेप्टर वाला वापस मेम्ब्रेन पे जाएगा और बाइंड कर लेगा, और वापस क्लेरिथ्रिन प्रोटीन्स जितने कम हुए थे उतने वापस आ जाएंगे। बल्कि ये एलडीएल के साथ क्या होगा, लाइसोसोम्स आएगा, उसको ब्रेक करेगा और फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज करेगा साइटोसोल में। अभी फ्री कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, एच एम पी सी ओ ए रिडक्टेस को इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करके बोलेगा भाई तू फ्री कोलेस्ट्रॉल मत बनवा, मेरे पास बहुत फ्री कोलेस्ट्रॉल है। और सपोजिंग हमारे पास एलडीएल ब्लड में बहुत ज्यादा है, तो ब्लड में बहुत ज्यादा होगा, तो वो ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस करवाएगा। एंडोसाइटोसिस से प्राइमरी एंडोसोम होंगे, और प्राइमरी एंडोसोम से सेकेंडरी एंडोसोम होंगे, और सेकेंडरी एंडोसोम फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज करेंगे। और ये जो हमारा है एच एम जी को जाके इनहिबिट करेगा, और एच एम जी को जाके इनहिबिट करेगा, और वो अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं बनवाएगा। बट हमारे सर्कुलेटिंग सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम है, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम आएगा हमारे ब्रेन, हमारे हिपेटिक सेल में जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कम आ रहा है, तो वो ये जो एच एम जी को रिडक्टेज है, वो उसको इनहिबिशन नहीं मिलेगा। उसको इनहिबिशन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो अपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, वो अपने आप ही खुद बनाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बना के वो कहाँ भेजेगा, सर्कुलेटिंग सिस्टम में। तो यानी लीवर के पास अपने हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बनवा सकता है, घटवा सकता है, क्या कर सकता है, उसको उसकी समझ है। यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड द लीवर एडजस्ट देमसेल्फ टू मेक कोलेस्ट्रॉल। भाई मेरे को कोलेस्ट्रॉल बनवाना है या नहीं बनवाना, वो लीवर डिसाइड करेगा। ठीक है, और जो हमारा लाइसोजाइम आके जो फ्री कोलेस्ट्रॉल को में रिलीज किया, वो जो प्रोसेस बना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एंडोसोम। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने जो किया था, कंपार्टमेंट ऑफ अनकपलिंग रिसेप्टर्स एंड लाइगेंड, एंड आफ्टर formation of endosome the clarithrone decreases on the surface of primary endosome, and it come back again when the pits are going back to attach with the membrane, and some vesicles are also fused with primary endosome, and those vesicle helps the special type of proton ATPase to be activated and let them go into the primary endosomes, and it become acidified and separates from each other LDL and receptor. ठीक है, एंड ये लाइन आप याद रखना, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल द ब्लड इन ब्लड द लीवर एडजस्ट देमसेल्फ टू मेक कोलेस्टेरॉल। ठीक है, in circulatory system there will be an protein 100 is present with LDL, and they makes a very special type of receptor and were present on the hepatic cell, and this receptor were present on the pits, and inside the part of pits it's coated with clarithrine coated proteins, and when they got converted into clarithrine vesicles, and both the clarithrine vesicles fuse and forms the primary endosomes, and they also called as CURL. And after primary endosome, they separates into
receptor and LDL, and the receptor goes outside and fused with the wall, while the LDL becomes the different partition and stays there, and the lysosome comes and lead, यहाँ से जो प्रोसेस हुआ ना, lysosome comes and lead to the release of free cholesterol. यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है, this whole process is called as secondary endosome, and the free cholesterol goes and bind with HMG CoA reductase, and it will lead to no new formation of cholesterol. If it is HMG CoA is inhibited, then it will lead to no new formation of cholesterol, but when it was not inhibited, it will form the cholesterol. ठीक है, अभी हमारे पास एक जो कंडीशन आती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फेमेलियन हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो एलडीएल रिसेप्टर्स है उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया। ठीक है, आपके एलडीएल रिसेप्टर में कुछ म्यूटेशन हो गए, या तो फिर आपने एलडीएल जाके रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, बट रिसेप्टर कुछ यानी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है एलडीएल को। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, आपके सर्कुलेटिंग आपके ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत है, बट वहां पे जाके कुछ इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो इस उधर जाके कुछ इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो हिपेटिक सेल को जो एच एम जी सी ओ है उसको तो लग रहा है कि भाई ब्लड सर्कुलेटिंग में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है, तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बट ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, बट रिसेप्टर में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो एलडीएल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो वो हिपेटिक सेल क्या करेगा, वो अपने हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बनवाना शुरू करेगा, और वो किधर भेजेगा, सर्कुलेटिंग सिस्टम में। अभी यो सर्कुलेटिंग सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी था, और हिपेटिक सेल ने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़वाना शुरू कर दिया, तो वो हमारे बॉडी में कौन सी डिजीज करेगा, आर्थेरियोस्क्लेरोटिक डिजीज करेगा। फिर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया तो फिर हमको मायोकार्डियल इंफाक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली यही कहना चाहता है कि इन ब्लड द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हाई, and premature rapid acceleration of arteriosclerotic disease and eventually lead to the formation of myocardial infarction। आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ये मैकेनिज्म देख लेंगे। The receptor would become mutant and it will not accept the LDH, or it will accept the LDH but it will not lead to the endocytosis, यानी म्यूटेस रिसेप्टर में कुछ म्यूटेशन हो गया या कुछ भी हो गया, उसके एलडीएल के रिस्पॉन्ड में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर रहा, तो रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा तो इनसाइड जाके एलडीएल जाएगा ही नहीं हिपेटिक सेल में, हिपेटिक सेल में एलडीएल जाएगा ही नहीं, तो फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज ही नहीं होगा, फ्री कोलेस्ट्रॉल रिलीज नहीं होगा तो एच एम जी सी ओ रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट नहीं होगा, तो एच एम जी सी ओ को रिडक्टेस इनहिबिट नहीं होगा, तो वो अपने हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बढ़वाना वापस बढ़वाएगा, और वो कहाँ भेजेगा, एंड में कहाँ भेजेगा, सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, और सर्कुलेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, बट रिसेप्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और वो क्या करेगा, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज करेगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, ये लाइन बेसिकली यही कहना चाहती है। The receptor would become the mutant and it will not accept the LDH, or it will accept the LDH but it will not lead to the endocytosis. So more cholesterol in blood is present due to this. In hepatic cell, the free cholesterol is very less, and so HMGCO is not inhibited, and it produced more and more cholesterol in hepatic cell and ultimately released into the blood। ठीक है, आज हमारा पूरा सेल सिग्नलिंग यहाँ पे खत्म होता है, कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।